नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आइए हम जानते हैं उस देश के बारे में जो अभी युद्ध के कारण सर्वाधिक चर्चित रहा। एक तरफ इजराइल, दूसरे तरफ ईरान और बीच में कूदा अमेरिका। और तो इन तीनों देशों में से एक देश को आज लेते हैं और उनके आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पक्ष को देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ईरान को। ये ईरान का नक्शा है और ज़रा देखते हैं कि ईरान के संबंध में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। पश्चिमी एशिया में स्थित ईरान जो है इस्लामी गणराज्य है अभी, और ये जो है 1935 तक इस ईरान को पारस के नाम से या फारस के नाम से जाना जाता था, या पर्सिया के नाम से कहें। इसकी राजधानी जो है वो तेहरान है। और ईरान के पश्चिम में इस तरफ देखें तो ये इराक है और तुर्की है, ये टर्की कहते हैं इसको। फिर इधर देखें अर्मेनिया है, जॉर्जिया ऊपर में है, अजरबैजान है इधर उत्तर में, और उस कैस्पियन सागर है उत्तर में, और दक्षिण में ठीक फारस की खाड़ी है। इस तरफ कुवैत है और सऊदी अरब उसके दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक दक्षिण की ओर ओमान है, और पूर्व की ओर पाकिस्तान से ज़रा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, फिर इधर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है काफ़ी ऊपर है। इस तरह से हम कहें तो पूर्व में अफगानिस्तान, पश्चिम तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। अब आगे बढ़ें तो यह जो क्षेत्र है कभी फारसी बहुल हुआ करता था। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा के 400 साल पहले के आसपास की बात कर रहे हैं, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ और उन लोगों इसको जीत लिए, और सिकंदर इसके बाद भारत की ओर आ गया। भारत को जीत नहीं पाया और उसको वापस लौटना पड़ा हताश निराश होकर के। और जब लौट रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये ईरान वाला क्षेत्र जिसको फारस कहते थे उस पर कहना चाहिए इनके सेनापतियों का कब्जा हो गया। खैर उसको भी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अरब के मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में इस पर फिर आक्रमण कर दिया और उन लोगों ने विजय प्राप्त की। ये इस तरफ के लोग इधर आए 7वीं शताब्दी में, और मतलब यह है कि सन 700 के पहले यहाँ पारसी लोगों का ही निवास था और किसी मत मजहब के लोगों का कोई वर्चस्व नहीं था, निवास नहीं था। आगे चल के यह इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बना, क्योंकि ये अरबों का कहना चाहिए वहाँ विजय प्राप्त, अरबों ने जीत लिया, उसको अधिकार हो गया इस कारण से। और तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ और 19वीं शताब्दी तक इसने अपनी काफ़ी ज़मीन खो दी थी, और 1953 के तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया, और जिसने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला चालू की। और इसी श्रृंखला में, इसी सुधार में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान नाम रखा गया, और सन 1979 में 79 इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया। ये अभी की बात है। अब देखें थोड़ा, आज ईरान एक इस्लामी गणराज्य है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, धर्मतंत्र है। मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन, विशेष रूप से महिलाओं के लिए ईरान की बड़ी आलोचना होती रहती है। ईरान सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है ही नहीं है। प्रमुख शहर देखें
तो तेहरान इसकी राजधानी है। इसके बाद इस्फहान, तबरेज, मशहद ये प्रमुख शहर हैं। राजधानी तेहरान है, जानते ही हैं। और उस तेहरान में ईरान की कुल आबादी का करीब 15% लोग निवास करते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था की ओर थोड़ा सा नज़र डालें तो मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। और फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। फारसी लोगों के बाद और कुछ लोग हैं जैसे भाषा के लिखे अजरबैजानी, कुर्द, लूर और कुछ जनजातीय समूह हैं। अब यहाँ देखें, नाम पर थोड़ा चर्चा करें। ईरान नाम कब हुआ, कैसे हुआ, इससे पहले क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस था, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना। 4000 से 700 ईसा पूर्व तक पारस प्रांत इन साम्राज्यों के अधीन था। और 550 ईस्वी में कुरोश ने पारस की सत्ता स्थापित की। तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान और बुखारा से फारस की खाड़ी तक उन लोगों को साम्राज्य फैल गया। बड़ा साम्राज्य था। तो इस साम्राज्य के तहत यहाँ पर कहना चाहिए मिस्र के लोग, जिसको आजकल इजिप्ट कहते हैं, अरब के अरबी लोग, यूनान की यूनानी लोग और आर्य लोग और यहूदी तथा अन्य नस्ल के लोग रहते थे। यूनानियों ने इनकी राजधानी पार्स को, उस समय तेहरान वहरान नहीं था, तो पार्स को के नाम से जानते थे। और पार्स में के आसपास के रहने वाले, पार्स प्रदेश या पार्स देश के रहने वाले लोगों को पारसी कहना शुरू किए यूनानी लोग। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा और इस राज्य को, इस देश को पारस कहा जाने लगा। यहाँ के जो लोग हैं, इस समुदाय के लोग हैं, उन लोग हिंदुओं की तरह सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे और हवन करते थे। 7वीं सदी तक 7वीं सदी में इस्लाम धर्म आया तो इस क्षेत्र पर अरबों का प्रभुत्व हो गया। अरबों की वर्णमाला में, अरबी वर्णमाला में कहते हैं प का उच्चारण ठीक से नहीं होता और उसको फ की तरह उन लोग उच्चारण करते हैं। इसलिए पारस ना कहकर अरबी लोग फारस कहने लगे। तब से इसका नाम फारस पड़ गया और यहाँ के रहने वाले लोगों को फारसी कहे। अब बाहरी दुनिया के लिए 1935 तक इस देश का नाम फारस ही था। सन 1935 में रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत ही इसका नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया। तो अभी 100 साल भी नाम बदले नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम जरा भौगोलिक स्थिति पर थोड़ा सा नज़र डालें तो ईरान मध्य पूर्व में है, एशिया के पश्चिमी तरफ, और ये जो अरब सागर के उत्तर और कैस्पियन सागर के है, कैस्पियन सागर, इसको अरब सागर या फारस की खाड़ी कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग आधा कहें। और इस कुल स्थल सीमा जो है, सीमा रेखा, ये देखिए इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो ये जो स्थल सीमा रेखा है वो है 5,440 किलोमीटर, जो इराक से छूती है 1458, 1458, अर्मेनिया को 35 किलोमीटर, तुर्की को 499 किलोमीटर, अजरबैजान को 432, अफगानिस्तान को 936 और पाकिस्तान को 906 किलोमीटर छूती है उनकी जो स्थल सीमा है। और बाकी कहना चाहिए 740 कैस्पियन सागर से लगी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि इसको कहें तो विश्व में 18वें नंबर का 18वां बड़ा देश है। और यहाँ का भूतल मुख्यतः पठारी है, पठार है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, और पहाड़ी है, और कहें मरुस्थली है। वर्षा यहाँ, हमारे यहाँ वो ठंड बरसात में जितनी वर्षा हो जाती है भारत देश में ना, उतने तो यहाँ बरसात भर में वर्षा होती है, यहाँ पानी गिरता ही नहीं, करीब करीब 15 सेंटीमीटर मात्र वार्षिक वर्षा। अब भारत से इसकी दूरी कहें, ये देखिए इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उस तरफ थोड़ी दूर में भारत है। तो भारत के गुजरात के द्वारिका के पास से समुद्र चलें
और यहाँ उनके कहना चाहिए चाबाकर ये जो पोर्ट है उनका बंदरगाह, वहाँ तक पहुँचे। करीब करीब 1000-1200 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई जितने दूर जाएंगे उससे कम दूर में कहना चाहिए इधर पहुँच जाएंगे ईरान। बहुत दूर नहीं है ईरान भारत से, समुद्री मार्ग होने के कारण थोड़ा सा दूर लगता है। आगे इतिहास को थोड़ा और देखें तो माना जाता है कि ईरान पहले पूरा पाषाण युग में कहना चाहिए यहाँ का इतिहास शुरू होता है। यहाँ पर मानव निवास 1 लाख साल पुराना हो सकता है, ऐसा अनुमान है। लगभग 5000 ईसा पूर्व से खेती आरंभ की गई थी। यहाँ की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल के पूर्व मानव बस्तियों को होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ ईरानी लोग लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पूर्व दिशा से आए थे, ऐसा कहते हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी थी। आधुनिक ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ। अब देखें जहाँ पर से कहना चाहिए लिखित इतिहास प्राप्त है उस तरफ को, ईसा पूर्व 549 या 550 के आसपास के हैं। तो एक फारसी राजकुमार साइरस ने मिदी के राजा, इससे पहले मिदी लोगों का साम्राज्य था, तो मैं मुख्य बता रहा हूँ। तो मिदी के राजा के खिलाफ विद्रोह कर उसको हटा दिया और हखामनी वंश की नींव रखी। और उसने लीडिया, एशिया माइनर, तुर्की प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बहुत सारा अपना क्षेत्र फैला लिया। तुर्की के पश्चिमी तट तक से लेकर अफगानिस्तान तक वो फैला लिया। और उसके पुत्र जो है कंबोजिया ने साम्राज्य को मिस्र तक फैला दिया। बड़ा साम्राज्य हो गया। इसके बाद कई विद्रोह वगैरह हुए। दारा प्रथम ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। यहूदियों को जेरूसलम, जो अत्याचार के थे उन लोग उधर चले गए थे, उनको जेरूसलम लौटने के लिए फिर से कहा गया और वहाँ उन लोग आए, रहे भी और अपना मंदिर फिर से बनाने की इजाज़त दी गई। उसके बाद उसके वंशजों ने राज किया। अब आते हैं और इतिहास के मुख्य भाग में। तो सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, मैसेडोनिया, हिंदी में कहते मकदूनिया में राज करने के बाद सिकंदर मध्य एशिया की तरफ ना आ गए, यहाँ अधिकार जमा लिए, भारत तक आए थे। भारत से वापस लौट रहे थे। जैसे मैं पूर्व में बता रहा था कि बेबीलोन में उसकी मौत हो गई और उसके बाद कहना चाहिए उनके सेनापतियों ने, सेल्यूकस उसमें से प्रमुख था, उन लोगों ने आपस में बांट लिया और सेल्यूकस का अधिकार हो गया ईरान क्षेत्र में। और उसके बाद इन लोग अब हमेशा थोड़े रहेंगे, आगे बढ़े तो सासानी साम्राज्य स्थापित हो गया और उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। सन 1000 ईस्वी में ईरान, मध्यकाल में कहें तो ईरान का कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी। अब ईरान एक तरह से बिखर चुका था और उसके बाद फिर कोई इसको एकीकृत करेगा। तो उस समय अब देखें एक बड़ी अच्छी बात हुई। तो अब्बासीद काल में ईरान के प्रमुख घटनाओं में से एक जो है सूफी आंदोलन का विकास था। सूफी लोग धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे, समन्वयवाद को लेकर चलते थे और उनका जीवन सरल जीवन हुआ करता था। इस आंदोलन ने फारसी भाषा में कई कवियों और नामचीन लोगों को अमर कर दिया, जिसमें रुदाकी, फिरदौसी, उमर खयाम, नासिर खुसरो, रूमी, इराकी, सादी, हफीज उस काल के प्रसिद्ध कवि हुए। इस समय सूफी इस्लाम बहुत फला फूला और 1720 के आसपास अफगान और पूर्वी विद्रोहियों के बाद धीरे धीरे इनका सफाया कर दिया गया, इनका पतन हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजित होने के बाद ईरान को भी उसका फल भुगतना पड़ा, दोनों एक साथ थे। तो 1930 और 40 के दशक में रजा शाह पहलवी ने सुधार कार्यक्रम चलाया। 1979-81 में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी ईरान के प्रथम राष्ट्रपति बने और इराक के साथ युद्ध होने पर उनकी स्थिति फिर से खराब हो गई। अब वहाँ की जनता के बारे में थोड़ी सी नज़र डालें। ईरान में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। यहाँ 70% जनता भारोपी जाति की है और हिंद ईरानी भाषाएं बोलती हैं, जिनमें 54% फारसी, 24% अजरी,
मंदरानी, गर्की, 8% कुर्द, 7% अरबी, 3% बलूची, लूरी, तुर्कमेन और 4% अन्य जनजातियां शामिल हैं। अब यहाँ के पंथ देखें, पंथ, मत, मजहब, संप्रदाय। तो ईरान का प्राचीन नाम तो फारस था, पारस कहें, फारस। और पारस के रहने वाले लोग पारसी कहलाए, जो जरथुस्त्र के अनुयायी थे और सूर्य एवं अग्नि के पूजक थे। 7वीं शताब्दी में अरबों ने जब पारस पर विजय पाई तो वहाँ जबरन इस्लाम का प्रसार हुआ। उसके पहले इस्लाम का वहाँ नामो निशान नहीं था। वहाँ की जनता को ज़बरदस्ती इस्लाम में मिलाया जा रहा था। इसलिए जो पारसी इस्लाम अपना गए, मान लिए, धर्मांतरित हो गए, वे आगे चलकर वहाँ रहे, पारसी कहलाए। और कई लोग, बहुत सारे लोग उत्पीड़न से बचने के लिए आसपास के देशों में भागे। उसमें से बहुत, या आए कहना चाहिए, भागे कहना से सही नहीं है, आए शरणार्थी के रूप में। भारत में भी आए, गुजरात में इस तरफ बसे भी, और उन्होंने अपना मूल धर्म सूर्य पूजन वगैरह को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसलिए आए और दूसरे देशों में वो अपना काम करते रहे। आज भी दक्षिण एशियाई देशों में, भारत में भी पारसी मंदिर देखने को मिलते हैं। 7वीं सदी से पहले यहाँ जरथुस्त्र धर्म के अलावा कई धर्मों तथा मतों के अनुयायी थे। अरबों द्वारा ईरान यानी फारस विजय के बाद यहाँ शिया इस्लाम का उदय हुआ। अर्थव्यवस्था को थोड़ा देखते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था 2 ही चीज़ों पर निर्भर है। एक है तेल यानी पेट्रोलियम, और दूसरा है प्राकृतिक गैस। तो इन दोनों पर आधारित है। सन 2006 में ईरान के बजट का 45% तेल और गैस से, 31% अन्य करों से हुआ। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों पर कितना निर्भर है। प्राकृतिक गैसों के भंडारण की दृष्टि से देखें तो ईरान विश्व का सबसे बड़ा देश है। तेल उत्पादक देशों में संगठन में ओपेक में दूसरा बड़ा देश है निर्यातक के रूप में, और चौथा बड़ा देश है तेल भंडार के रूप में कहें तो। ईरान जो है, ये जो पूरा ईरान है, वो 30 प्रदेशों में या प्रांतों में बटा हुआ है। और उनमें से मुख्य का नाम हम कहें तो अर्दाबिल, वो जो राजधानी उसको जानते हैं तेहरान, उसके अतिरिक्त देखें अर्दाबिल, खोरासान, गोलिस्तान, फार्स, हमादान, इस्फहान, करमान, कुजिस्तान, और तेहरान राजधानी है, कुर्दिस्तान, और माजनंदरान, कोम, यज़्द, सिस्तान, ये प्रमुख कहना चाहिए उनके प्रदेश हैं, राज्य हैं। कुल उनके 30 राज्य हैं। और उसके बाद हम देखें 30 राज्य को देखने के बाद तो हमारे पास कहना चाहिए अब कुछ मुख्य जानकारियां हैं, उसको देखते हैं। तो उसमें तेहरान उसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी है। और उसके बाद हम देखें तो सरकार एकात्मक अध्यक्षीय सरकार, धर्मतांत्रिक इस्लामी गणराज्य है। सर्वोच्च नेता अभी देखें तो अली खामनेई हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ है। और वर्तमान संविधान जो है चल रहा है वो 3 दिसंबर और 1979 को लागू हुआ। और संविधान सुधार किया गया था 28 जुलाई 1989 को, 10 साल बाद। और कुल जनसंख्या, क्षेत्रफल देखें वहाँ के तो 16,48,195 वर्ग किलोमीटर वहाँ का क्षेत्रफल है। अब विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो करीब 8.5 करोड़ कहें, 8,59,61,000 के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 17वां बड़ा देश है। और जन घनत्व माने हर
प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। तो जनघनत्व के हिसाब से काफ़ी दूर दूर में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, जितने बड़ी उनकी ज़मीन है उसके हिसाब से 132वां स्थान उनका है। जीडीपी को थोड़ा से देखें तो 4.342 खरब, और विश्व में उनका कहना चाहिए 37वां स्थान जीडीपी में। भारत का स्थान चौथा और ईरान का स्थान 37वां। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो ईरान का स्थान जो है 120वां नंबर पर, और यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। तो ये वहाँ के बारे में जानकारी। वर्तमान में जो युद्ध हुआ और उस पर क्या हुआ, कौन सही कौन गलत, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, और वो आपके विचार रहेंगे। जो इनके इतिहास है, भूगोल हैं, वहाँ के जन समुदाय के बारे में जानकारी है, इन सब चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। आपको जो विचार आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।